हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन दिखाने वाली हूँ एज रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप लोगों को मुझे ह्यूमिलिएट होते देखना है। मज़ा नहीं आया ना अभी अच्छे से, है ना। और मैं पहले बता दूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ और मैं कुछ चंद लोगों को यूट्यूब पर फॉलो करती हूँ। जो वो लोग करवाते जाते हैं मैं अंधों की तरह फॉलो कर लेती हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, उनमें से कुछ लोग जैसे फिट विद सैली, लॉरेन फिटर, जिनकी मैं ऑलमोस्ट रोज एक्सरसाइजेस करती हूँ, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी जो मैं बिल्कुल कभी कभी करती हूँ जब मेरा मूड एकदम अलग होता है। आज मैं आपको वो एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ जो मैं रोज करती हूँ, जिससे मुझे एक्चुअली बेनिफिट मिला है। वो है फिट विद सैली की और लॉरेन फिटर की। ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं, 20 मिनट की एक्सरसाइजेज होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट आसान भी नहीं है। ठीक है, तो बीच में हो सकता है मैं रुकूं और सांस लूं और हांफने लगूं, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि मेरा स्टैमिना बिल्कुल गया गुजरा है और बीच में मेरी कमर में, पैर में कहीं पे भी दर्द हो सकता है। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो इनहेल और एक्सहेल के बारे में, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम कोई टफ पार्ट कर रहे होते हैं ना, तब हमें एक्सहेल करना है, और जब हम कोई ईजी पार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें इनहेल करना है। ओके, तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज हम स्क्वाट कर रहे हैं, तो उसमें हम नीचे बैठ रहे हैं, तो वो टफ पार्ट है, तो वहां हमें एक्सहेल करना है। ऊपर उठते उठते हमें इनहेल करना है। ओके, करके दिखाती हूँ, ध्यान देना। इनहेल हमें नाक से करना है, एक्सहेल हमें मुंह से करना है। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोर एंगेजमेंट। कोर एंगेजमेंट में जस्ट इमेजिन जैसे आपको बहुत तेज वॉशरूम जाना है और आपको बाथरूम नहीं मिल रहा आसपास, तो आप क्या करोगे? रोकोगे ना, तो कैसे रोकोगे? उस चीज को बिल्कुल अंदर ऐसे खींच लो। ठीक है, ऐसे करके पूरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा। जैसे ये आपका पेट है तो ऐसे दिखेगा। हमें ऊपर खींचना है, उसको हमें ऊपर खींचना है। ओके, अंदर ही ऊपर। ये कोर एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इन एक्सरसाइजेस का आपको फायदा होगा। और हाँ, आगे मैं वॉइस ओवर डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी सामने देख के एक्सरसाइज कर रही हूँ सैली को, और उस टाइम मैं ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा क्या मतलब, बात नहीं करूंगी, मैं फोकस करूंगी अपनी एक्सरसाइज पे, और ऐसे ही आपको करना है। ओके, तो ये जो हमारी एक्सरसाइजेस, पहली वाला जो मैं सेट करूंगी सैली के साथ जो कर रही हूँ, स्टैंडिंग एप वर्कआउट, उसका फायदा इस एरिया पर होता है। ये देख रहे हो आप, ये एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया, लोअर टर्म। ठीक है, मेन उसका जो असर है वो इसी एरिया पर होगा, तो इसलिए मैं करती हूँ। और ये एरिया मेरा काफी बड़ा हो गया था पूरी प्रेगनेंसी और उसके बाद भी, तो इसलिए आई फोकस ऑन दिस एरिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने कैमरे का एंगल चेंज कर लिया, मुझे लगा यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, बट पीछे खड़े जो लोग छत पे हैं उनका व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज को साइड क्रंच बोलते हैं, और जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली साइड्स पे ही वर्क कर रहा है। जो लव हैंडल्स होते हैं ना हमारे, वहाँ पर ही आपको हीट महसूस होगी। ये सारी एक्सरसाइजेस 40 सेकंड की होती हैं और विदाउट ब्रेक होती हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब थक जाओ तो 2 मिनट सांस ले लो, ब्रेक ले लो, और जब आपको प्यास लगे तो पानी पी लो। मैं ज़बरदस्ती ना खुद को पुश नहीं करती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एयरपॉड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उसको हटाने चली गई। लेफ़्ट साइड करने के बाद मैंने राइट साइड करी, और ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको सच में महसूस होगा कि इससे आपकी साइड्स कम हो रही हैं। मुझे एक्चुअली रिजल्ट दिखा, खुद दिखा। मैंने ये एक्सरसाइज 1 डेढ़ महीना करी जब कॉन्स्टेंटली, तो मुझे समझ में आया कि मेरी जो साइड्स गई है ना, वो इन्हीं एक्सरसाइजेस की वजह से है। इसलिए मैं ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट रोज करती हूँ। और अगर आप इसकी वीडियो में ध्यान से सुनोगे तो सैली भी यही बोल रही है कि अगर आपने 14 डेज ये एक्सरसाइज कर ली तो आपके लव हैंडल्स सच में आपको कम दिखेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट साइड बेंड। इसमें स्क्वाट करते हुए हमें साइड में बेंड करना है, और एक्चुअली ये भी लव हैंडल्स के लिए ही है। तो ये करते करते मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि मेरा एंगल गलत है, और मैंने फिर से कैमरे का एंगल चेंज कर दिया, फिर से अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करी। लेकिन ये जो 40 सेकेंड है ना, ये कम से कम 1 मिनट जैसे फील होते हैं, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज हैं। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी एक्सरसाइज की, इसने डिफिकल्ट एक्सरसाइज के बाद एक इजी एक्सरसाइज डाली है। जैसे
2 डिफिकल्ट एक्सरसाइज कराती है, फिर एक ईजी एक्सरसाइज करवाती है। तो इस वाली एक्सरसाइज का नाम है पुश अवे, और इसमें आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे दोनों साइड पे वॉल्स हैं और आप उन्हें पुश कर रहे हो, और ये भी साइड्स में वर्क करता है। इससे भी आपको साइड्स में फील होगा, बर्न फील होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग सब मैंने ना 6 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, बट बहुत इनकन्सिस्टेंट था, रोज रोज नहीं होता था। मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज कर ली, 3 4 दिन गोल मार लिया, कभी बाहर का खा लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो इतना जल्दी वेट लॉस नहीं हो रहा था, सच बता रही हूँ ये मैं आपको। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद के ऊपर एक एक प्रेशर नहीं डालूंगी या डिसिप्लिन में नहीं लाऊंगी खुद को, तब तक मैं नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैंने ये रील्स बनाने का सोचा, क्योंकि जब मैं रील्स बनाऊंगी ना, मेरे पे एक प्रेशर होगा कि हाँ सब लोग मेरी रील का वेट कर रहे हैं, या जो भी था, मैंने इस हिसाब से रील्स बनानी स्टार्ट करी थी कि मेरे ऊपर एक प्रेशर होगा और इस प्रेशर के चक्कर में मैं कर लूंगी। इस एक्सरसाइज का नाम है साइड लेग रेज, और आप यकीन नहीं मानोगे इस टाइम मुझे देखकर कि शुरुआत में मैं ये ढंग से कर ही नहीं पाती थी। ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, लेकिन टाइम के साथ ना मैंने एक चीज सीखी। एक तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको वेट लॉस करना है ना, या पतले, या जो भी आपका फिटनेस गोल है, उसे अचीव करने के लिए ना सिर्फ कंसिस्टेंट होना जरूरी है यार। मतलब रोज करो यार, रोज करो, चाहे 10 मिनट करो, डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आप 1 घंटा जिम कर रहे हो, आप 2 घंटे ये कर रहे हो, नहीं। ये मैटर करता है कि आप रोज कर रहे हो। सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी रोज करोगे ना, 10 से 15 मिनट रोज, वो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। इस चैलेंज के बाद ना मेरा स्टैमिना काफ़ी अच्छा हो गया, और ये जो एक्सरसाइजेज इतनी मैं स्मूथली कर पा रही हूँ, ये भी नहीं कर पाती थी। अगर आपसे भी ये लेग रेजेस ऐसे नहीं हो रहे हैं, तो आप दीवार का सहारा साइड में ले सकते हो। एक हाथ से दीवार का सहारा लो और इस दूसरी साइड से आप लेग रेज करो। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी अच्छा है एकदम से हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, कार्डियो जैसा समझ लो आप। बीच में एकदम से पुश मिल जाता है बॉडी को, और इस एक्सरसाइज के बाद काफ़ी प्यास लगती है और एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आई थिंक इसके बाद भी उसने थोड़ी एक इजी एक्सरसाइज रखी है, तो वो काफ़ी हेल्प करती है। इन सारी एक्सरसाइजेज में ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी स्पीड से कर रहे हो या कितने ज़्यादा कर रहे हो, बट मैटर ये करता है कि आप धीरे धीरे करो बट सही करो। ये करने के बाद मेरी हमेशा वाट लग जाती है तो मुझे 2 सेकंड का ब्रेक तो लेना ही पड़ता है। ये जो एक्सरसाइजेज है ना सारी, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी थाइज और ग्लूट्स हैवी होते हैं। तो क्योंकि ये पूरे लोअर एरिया पे काम कर रही है, लोअर बेली, थाइज, ग्लूट्स, ये सब एरियाज पे काम कर रही है, तो आप ये कर सकते हो। ये वाली एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुक्केबाजी में तो मैं बहुत आगे हूँ। स्कूल में ना मैं टाइकोंडो करती थी, तो उसमें मुक्केबाजी करती थी अब काफी काम आता है शादी के बाद टाइकोंडो तो आप लोगों को जिसका फेस इमेजिन करना है उसका फेस इमेजिन करो, और दोनों तरफ से उनको मुक्के मारो, मुक्कों से उड़ा दो सारी नेगेटिविटी को। जा जा शू पुश। वैसे सच बताऊं तो जब से मैंने ये रूटीन स्टार्ट करा है ना 30 डेज का, तब से काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई मेरी लाइफ में। ये नेगेटिव चीज़ें ना एकदम बाउंस बैक होके चली जाती हैं। और अब जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है। मतलब इसको इतना करने में भी ना मुझे कई महीने लग गए। इसमें लंजेस और स्टैंडिंग क्रंचेस एक ही एक्सरसाइज में है, तो ये बहुत ही बॉम्ब कॉम्बिनेशन है। मतलब बहुत खतरनाक बर्न फील होता है ग्लूट्स में, यानी कि हिप्स में और साइड्स में। बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, जो कि आप मेरे रिएक्शन से समझ ही गए होगे। और पता नहीं क्यों यार, एक साइड मेरे लिए हमेशा इजी होती है और एक साइड डिफिकल्ट होती है। और ये जो 10-10 मिनट्स के वर्कआउट्स है ना, इसमें यही अच्छी बात है कि ये जो टॉर्चर है ये 10 मिनट्स में खत्म हो जाता है। मतलब आपको उम्मीद होती है कि यार हाँ, अगले कुछ 2 मिनट में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और तब हम चैन की सांस ले पाएंगे। और पता है, अब ये वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, जिम, इससे ज़्यादा बेटर मुझे ना ये होम वर्कआउट्स लगने लगे हैं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है यार। आप जब भी चाहो आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हो। अब जैसे मैं कभी भी एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, बट ऑफ कोर्स मील और एक्सरसाइज के बीच में मेरा 2 घंटे का गैप रहता है। तो मोस्टली मेरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है कि सुबह मैंने 8 या 8:30 बजे करीब नाश्ता कर लिया, या इवन 9 बजे कर लिया, तो मैं 11, 11:30, इवन कभी कभी 12 बज जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, जो भी मुझे खाना होता है। बट हाँ, भूख लगती है तो मैं खा ही लेती हूँ यार, कुछ स्नैक्स थोड़े बहुत, या कभी कभी मुझे ओट्स खाने का मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। इस एक्सरसाइज में हम पहले स्क्वाट करके फिर टो टच करेंगे।
तो ये एक्सरसाइजेज देखने में ही ईजी हैं, करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है ही। और अगर आपसे लगातार नहीं हो रही हैं ये एक्सरसाइजेज तो आप ऑब्वियसली ब्रेक्स ले लेकर कर सकते हो, एंड दैट्स फाइन यार, कुछ हमें जल्दी नहीं है, कुछ रेस नहीं है ये। एंड आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो यू शुड ऑलवेज टेक इट ईजी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस पकड़ लोगे तो आपको अगले दिन डीमोटिवेशन होगा और आप नहीं करोगे कंटिन्यू उस चीज़ को। इसलिए हमेशा इजी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए और आदत बनानी चाहिए, हैबिट बन जाए तो आप उस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ा दो। और कभी कभी टाइम नहीं मिलता यार, कभी कभी हमारे बच्चे को टीदिंग हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे क्रैंकी होते हैं, क्लिंगी होते हैं, और जैसे मेरे साथ कभी कभी होता है, राम बिल्कुल टाइम नहीं देता मुझे और मेरे अंदर उस दिन एनर्जी नहीं होती काम करने की या एक्सरसाइज करने की, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती एंड इट्स ओके। मैं फालतू में उसके बारे में गिल्ट फील नहीं करती। और वेट लॉस में क्या है ना, 80% आपकी डाइट वर्क करती है और 20% एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए आपकी अगर डाइट अच्छी है, हेल्दी खा रहे हो, क्लीन खा रहे हो, तो आप स्किप भी करोगे ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं एक्सरसाइज कैसे कर पाती हूँ, कब टाइम मिलता है मुझे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो मैं 12 बजे करीब कर लेती हूँ, और अगर मुझे उस टाइम भी मेरा बेबी जगा हुआ है, नहीं टाइम दे रहा, तो मैं शाम को करती हूँ एक्सरसाइज जब वो सो जाता है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ मेरा बेबी सो रहा हो, और इन केस वो जगह होता है ना तो मैं कोई ऐसा वर्कआउट चूज़ करती हूँ जिसमें वो मुझे वर्कआउट करने दे, जैसे कि जुम्बा। और अगर आपको मेरा एंगल समझ नहीं आ रहा है या कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है या कुछ भी आपको डाउट है किसी बारे में भी, तो मुझसे कमेंट्स में या डीएम करके ज़रूर पूछना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये इस वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है और ये भी काफ़ी बॉम्ब एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें स्क्वाट करना है और फिर साइड क्रंच करना है। एंड साइड क्रंचेस काफ़ी अच्छे होते हैं यार मॉमी टमी के लिए, बट ओनली स्टैंडिंग क्रंचेस। हाँ, जो लेट के मैट एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें क्रंचेस हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका डायस्टेसिस रेक्टाई और ज़्यादा बिगड़ सकता है। मैट एक्सरसाइजेस में जो भी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें शोल्डर्स हमें रेज करने पड़ रहे हैं, उससे आपका डायस्टेसिस रेक्टाई और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मतलब आपकी एब मसल्स और ज़्यादा सेपरेट हो सकती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज के बाद बॉडी की वाट लग जाती है, मतलब ये तो आप मेरी शक्ल से देख के भी बता सकते हो, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं लाश की तरह गिर ही जाती हूँ। इसके बाद फिर 5 मिनट मैंने अपनी बॉटल की तलाश में निकाल दिए और आखिर में ग्लास से ही पानी पीकर काम चलाया, क्योंकि मेरी बॉटल तो धरती निकल गई थी। और अब बारी है मैट एक्सरसाइजेस की। तो ये मैट के बारे में भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से लिया। ये मैंने डेकाथलॉन से लिया था और ये पिछले साल लिया था, जो कि अब फाइनली यूज़ आ रहा है, थैंक गॉड। एनीवे, अब हम लॉरेन फिटर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और ये डायस्टेसिस रेक्टाई वालों के लिए भी सेफ़ हैं। और अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टाई नहीं भी है तो भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बिकॉज ये लोअर बेली पे वर्क करती है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 90 डिग्री पे अपने पैर रखने हैं और ऑल्टरनेट पैरों को नीचे फ्लोर पे टच करना है। और इन एक्सरसाइजेस के दौरान आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपने कोर को एंगेज करना है, यानी कि नेवल को अंदर सक करना है, बट एट द सेम टाइम आपको सांस भी लेनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सांस रोक के नेवल को सक करके ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो। ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए और साथ में कोर एंगेज्ड होना चाहिए। और इस सब में ना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट जब आप ये प्रॉपर्ली करने लगोगे ना आपको लोअर बेली में बर्न फील होने लगेगा। और जो थर्ड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइजेज में, वो है आपकी बैक का मैट पे टच होना। मतलब लोअर बैक हवा में नहीं होनी चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए, वो नीचे मैट पे टच होनी चाहिए। अगर आपको बीच में पोज अपना सही भी करना पड़े तो करो, इट्स ओके। रेप्स कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फॉर्म और पोज सही होना चाहिए आपका। और जब आप इस बीच में ब्रीदिंग करो ना तो वो पेट से नहीं होनी चाहिए, वो लंग्स से होनी चाहिए, मतलब चेस्ट से होनी चाहिए आपकी ब्रीदिंग। आई नो एक साथ इतनी सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है एक्सरसाइज के टाइम, बट यही हमारे काम आएगा। और कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ यार कि मुझे नेवल अंदर टक करना है, बट स्टिल जब भी याद आता है मैं करती हूँ और वैसे ही कोशिश करती हूँ करने की प्रॉपरली। और कम करूँ तो चलेगा, बट सही होना चाहिए। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमें कम से कम 6 महीने करनी पड़ेंगी, तभी हमें अच्छे से रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 1 महीने से नहीं आती है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है 3 से 6 महीने लगातार उस चीज़ को करना। और इतनी रिलीजियसली अगर मैंने बेबी होने से पहले ही एक्सरसाइजेस कर ली होती तो शायद मेरा टमी फ्लैट हो भी जाता है 1 महीने में। बट
अब जो है मॉमी पूछ जो होता है ना, वो बहुत टाइम लेता है जाने में। उसको कम से कम 3 से 6 महीने चाहिए। जस्ट इमेजिन, आप जब बेबी ग्रो कर रहे होते हो तो कम से कम 9 महीने लगते हैं ना, 9 से 10 महीने के बीच में लग जाते हैं वो बेबी ग्रो करने में, बेली ग्रो करने में। जब ग्रो करने में इतना टाइम लग रहा है तो अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइजेज हमें बिना एक्सपेक्टेशंस के करनी है और रोज़ करनी है। ये मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ। आई नो अब तक सुनते सुनते आप बोर भी हो गए होगे, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो इस वाली एक्सरसाइज में लोअर बैक पे अच्छा खासा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि दोनों टांगे एक साथ हमें ऊपर 90 डिग्री पे लेके जानी है और फ्लोर पे टच करनी है, तो काफ़ी प्रेशर बन जाता है लोअर बैक पे। इसलिए इसमें बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, अपनी लोअर बैक को फिर से सेटल करना पड़ रहा है, फिर से टमी को टक करना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा रुक रुक कर ये एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस के बीच में वो 8 सेकेंड्स का ब्रेक भी देती है, और ये सारी एक्सरसाइजेस 50 सेकेंड्स की होती हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें 90 डिग्री से स्ट्रेट लेग्स लेके जानी है, फिर 90 डिग्री लानी है और वापस से फ्लो पे टच करनी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जाएगी। थोड़ी और डिफ़िकल्ट है ये, और इसमें और ज़्यादा प्रेशर आता है बैक पे, बट हमें बार बार कोशिश करनी है कि हम बैक को मैट से टच करते रहें, वरना हमारी लोअर बैक में दर्द बैठ सकता है। अच्छा, तो मुझसे कई लोगों ने ये बात पूछी है कि आपको मोटिवेशन मिलता कहाँ से है। तो उस दिन मैं एक बड़ी अच्छी रील देख रही थी, उसमें ये बताया गया था कि मोटिवेशन पहले नहीं आता, पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ता है, फिर आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप। इसलिए पहले आप मोटिवेशन ढूंढना छोड़ो, सबसे पहले आप डिसिप्लिन में लाओ खुद को और करना स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टेप लो। और भाई, हम कोई सेलिब्रिटीज़ तो है नहीं कि जो 2 महीने में हम वापस से शेप में आ जाएंगे। हमें लगेगा टाइम, हमें कम से कम 3 से 6 महीने जाएंगे, क्योंकि हमने कभी अपनी बॉडी को उस तरह से ट्रेन नहीं करा, और ना ही हमारे पास पूरी प्रोफेशनल्स की टीम है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि अपने आप को और अपनी बॉडी को टाइम दो, कम से कम 3 से 6 महीने तो दो एटलीस्ट। एक हफ्ते में ही डाइट और एक्सरसाइज करके अपना वेट चेक करना बंद करो प्लीज़। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब आप पिज़्ज़ा खाते हो या कुछ भी बाहर का ऐसा खाते हो अनहेल्दी फूड, आपको पता है आपने बहुत अनहेल्दी खाया है, तो आप कभी कैलोरीज काउंट नहीं करते हो, तब तो आप कभी भी वेट चेक नहीं करते हो। बट जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो, जब भी आप डिसिप्लिन में आते हो, 1 हफ्ता देते हो, 2 हफ्ते देते हो, और डाइट अच्छी लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको पता नहीं क्या चलो जाती है बार बार अपना वेट चेक करने की। जब हमें ये वेट गेन करने में 9 महीने लग सकते हैं, तो सोचो लूज़ करने में क्या 9 महीने से कम लगेंगे। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी क्यों करना है आपको? कोई रेस है क्या? ओलंपिक्स में जाना है क्या? हमें तो बस हेल्दी बनना है, सेक्सी तो हम अपने आप बन जाएंगे। तो बोलो 2 रुपए की पेप्सी, हम बनेंगे सेक्सी। और कसम खा लो, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा सेक्सी कोई नहीं है इस दुनिया में। और ये जो गोरी औरतें होती हैं जिनके 4-5 बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी 13 साल की लगती हैं, तो इनसे अपने आप को तो बिल्कुल कंपेयर मत कर लेना, क्योंकि इनके जैसा खाना तुम नहीं खा सकते। बिना नमक का, बिना मिर्ची का, बिना मसाले का, बिना ऑयल का, बिल्कुल सड़ा हुआ ब्लैंड खाना खाते हैं, जो कि हमारे औकात से बाहर है। इसलिए छोड़ो ये कंपैरिजन वगैरह और अपने आप पे फोकस करो और अपनी बॉडी पर फोकस करो। और हाँ, ये वाली एक्सरसाइज में मैं थोड़ा चीट करती हूँ, क्योंकि मेरी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इसलिए मैं एक टांग पकड़ लेती हूँ। आपके बस की हो तो बिना टांग पकड़े कर लेना। पूरी एक्सरसाइज के दौरान मैं खुद को यही याद दिलाती रहती हूँ कि मुझे कोर एंगेज करना है। कोर एंगेज करने की प्रैक्टिस ना मैं तब करती हूँ जब मैं बेड पे लेट के फ़ोन में मक्खियाँ मार रही होती हूँ। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ना मैं भूल जाती हूँ कोर एंगेज करना। अभी मैं बिगिनर ही हूँ ना, मैं प्रो लेवल पे अभी आई नहीं हूँ। जिस दिन मैं प्रो लेवल पे पहुँच गई, उस दिन आपको मेरी एब्स दिखने लगेंगी। भाई, ज़िंदगी में कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन एब्स ज़रूर बना के रहूँगी। को ट्रेन करके ही रहूँगी अपना, फिर चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे। माँ बनने के बाद पेशेंस तो आ ही गया है मेरे अंदर। तो अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, जो मैं शुरू में कर ही नहीं पाती थी। काफ़ी टाइम के बाद मुझसे होनी स्टार्ट हुई है, मतलब ये पोज में ही नहीं टिक पाती थी मैं पहले। इसमें आप चाहो तो दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अपनी तो औकात के बाहर है, इसलिए अपन एक लेग अंदर कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, और हमें अपने हाथ को इस तरह से बीच में लेके जाना है, जैसे हम थ्रेड में नीडल डालते हैं, सॉरी, नीडल में थ्रेड डालते हैं। ये वाली एक्सरसाइज हमारे ओब्लिक्स पे वर्क करती है। ओब्लिक्स माने कि साइड वाली एब्स। और ये मैं आज तक स्मूथली नहीं कर पाती हूँ, मैं बार बार बीच में गिर जाती हूँ नीचे। बट ये एक्सरसाइज काफ़ी पेशेंस और प्रैक्टिस मांगती है। ये हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। इसके बाद बस एक एक्सरसाइज और लास्ट बचेगी, लेकिन इसी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जान निकल जाती है। बहुत टफ है यार, ये बहुत टफ। आप बोलोगे मैं हर एक्सरसाइज के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये वाली सबसे ज़्यादा टफ है। ट्रस्ट मी, दी टफेस्ट।
अब हम दूसरी साइड ये टॉर्चर करेंगे। लेकिन यार मैं कुछ भी बोलूँ, ये टॉर्चर करने के बाद ना, पूरी ये जो एक्सरसाइजेस करने के बाद ना जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही होता है। मतलब जैसे मैंने क्या ही अचीव कर लिया है आज। तो पता है स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते एक्सरसाइज करना बहुत टफ़ लगता है, ऐसा लगता है कि यार क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ टाइम बाद ना आपको इतनी आदत पड़ जाती है, जैसे आप एडिक्ट हो जाते हो एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये एक तरह से सेल्फ लव का पार्ट है, क्योंकि मैं वो चीज़ तो एम्ब्रेस कर सकती हूँ जो मैं चेंज नहीं कर सकती, जैसे कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स। बट ये चीज़ एम्ब्रेस करना जो मैं टोटली चेंज कर सकती हूँ, जो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। आई थिंक बॉडी पॉजिटिविटी ये होती है जिसमें आप अपनी बॉडी के लिए वर्क करते हो, बॉडी का ख्याल रखते हो, ना कि जंक खाने के बाद अपनी अनहेल्दी बॉडी को एम्ब्रेस करना। वो मुझे समझ नहीं आता, वो मुझे फसाड लगता है। प्लीज़, दैट इज़ नॉट बॉडी पॉजिटिविटी फॉर मी। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन या आपके हाथ पैर और हालात सब ठीक हैं, तो मुझे लगता है आपको अपनी बॉडी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आई स्वेयर, पहले ना मैं ये सोचती थी कि यार मेरा बेबी हो जाएगा, मेरी बॉडी ऐसी दिखेगी, मेरे साथ ये होगा, मैं वैसी दिखूँगी, मोटी हो जाऊँगी, स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे, ये सब मैं सोचती रहती थी। बट जब से मेरा बेबी हुआ है ना, मैं इतनी प्राउड हो गई हूँ, मैं अपनी बॉडी को लेकर इतनी प्राउड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी किस ट्रॉमा से निकली है इस बेबी को जन्म देने के लिए। 9 महीने मैंने कैसे स्ट्रगल किया है, इस बेबी को कैसे अपने अंदर ग्रो किया है, और कैसे उसको आज भी अपनी बॉडी से नरिश कर रही हूँ, उसको ब्रेस्ट फीड करा के। तो मेरी नज़र में तो अपनी बॉडी के लिए इज़्ज़त और केयर सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई थिंक सभी मॉम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, नो मैटर द साइज़, नो मैटर द एज। सारी मॉम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेरी मम्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी मम्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम भी स्ट्रॉन्ग ममाज़ हैं। तो आई थिंक जो हम माइंड में सोच लेंगे, जो हम गोल रख लेंगे, वो हम अचीव भी कर लेंगे। अगर हम एक बेबी को पैदा करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो इसलिए अपने ऊपर ना प्लीज़ मामाज बहुत प्राउड होना, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम करा है। आई नो पूरी दुनिया बच्चे पैदा करती है, एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया बोलती रहेगी तुम अकेले नहीं हो। बट प्लीज़ अपनी स्टोरी में अपने आप को हमेशा हीरो बनाकर रखो, और हमेशा अपने आप पे प्राउड हो। प्लीज़ किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर तो बिल्कुल मत होना यार। और ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। मेरी इतनी सारी बकवास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैंने जितना भी ज्ञान पेला है उसमें से आपको 10-20% कुछ तो समझ आया होगा, और नहीं आया तो बता देना, अगली वीडियो में फिर से ज्ञान पेल दूंगी। और इस एक्सरसाइज का नाम है बर्ड डॉग। पता नहीं सारी एक्सरसाइज का नाम जानवरों के ऊपर क्यों होता है। और बस ये आखिरी कुत्ते चिड़िया की एक्सरसाइज, आई मीन बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। हो गया आज का वर्कआउट। आई थिंक आज के लिए इतनी बेइज्जती बहुत है। मिल गई शांति। चलो बाय। मैं हो सकता है दमे का शिकार हो जाऊं, और